हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे इन्वेंटरी चैप्टर से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो ऊपर, द अमाउंट ऑफ परचेज। परचेज का अमाउंट बताना है अगर ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। देखिए यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला आता होगा COGS का, तो COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी पूछ क्या रहा है ये देख सकते हो आप। परचेज पूछ रहा है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 8700 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है इसमें 5800 एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है 6000। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और जो परचेज है वो निकालोगे, तो ये 5800 यहाँ आ जाएगा माइनस में और ये यहाँ जाएगा प्लस में। तो इसका आंसर आ जाएगा 8900। आप देख सकते हो, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी ये सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो दिखाता है कि एवरेज इन्वेंट्री है 12000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 3000 मोर देन ओपनिंग वैल्यू। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 3000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वेरी सिंपल है कि भाई एवरेज इन्वेंट्री तो उसने आपको बता दिया है क्या, 12000। ठीक है, अगर एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है 12000 तो क्या टोटल इन्वेंट्री बता सकते हो? टोटल का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, वो हो जाएगी 12 इंटू 2 24,000। ठीक है, अभी कहता है कि द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, अभी पूछता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि अगर ये 24 है, ठीक है ना, और यहाँ पे ना एक काम करते हैं हम लोग, ओपनिंग को x मान लेते हैं, तो जो क्लोजिंग हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 3000। सिंपल है। एंड x प्लस 3000 अपॉन 2, ये इक्वेशन मैंने बना दी एवरेज की, इज इक्वल टू जो कि दिया है हमें 12000। सिंपल है, ये दो नीचे यहाँ पे जाएगा 24000 बन जाएगा, ये 3000 माइनस होगा 24 में से तो 21000 हो जाएगा। और यहाँ पे x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। अगर x की वैल्यू हमारे पास निकालेंगे तो 10,500 हो जाएगी। तो x क्या था ओपनिंग, तो क्लोजिंग क्या था, क्लोजिंग जो होता वो x प्लस 3500 दैट इज़ 10,500 प्लस 3000। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 13,500 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सेम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया है, ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड के बारे में। कहता है वाइल फाइनलाइजिंग द करंट ईयर्स प्रॉफिट द कंपनी रियलाइज्ड, कंपनी को ये पता चला दैट देयर वाज एन एरर इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कोई प्रॉब्लम थी क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखो अगर ये करंट ईयर है समझना और ये प्रीवियस ईयर है, तो यहाँ प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक जो था प्रीवियस ईयर का उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तो जो करंट ईयर है उसमें ये क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। इतना समझ के चलना, इस क्वेश्चन में बस यही है और कुछ नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड मोर बाय 50,000, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रीवियस ईयर्स का जो प्रॉफिट है अगर वो ओवर स्टेटेड होगा और करंट ईयर्स का प्रॉफिट क्या होगा, ओवर। तो ये हमें ये चेक करना है, इसमें इस पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझने वाली बात थी कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा। अब हम लोग कैसे चेक करते हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक की बात करेंगे हम लोग, तो जो इफेक्ट होगा या जो इम्पैक्ट होगा वो कैसा होगा, अपोजिट होगा। यानी कि ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है, ठीक है ना, या ओवर स्टेटेड है, तो इसका जो नेट इनकम पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, अंडर स्टेटेड। क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है बी, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड। यस, प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड एंड करंट ईयर्स प्रॉफिट इज अंडर स्टेटेड। ठीक है, तो ये जो मैंने इम्पैक्ट बताया ये आपको करंट ईयर का बताया, तो करंट ईयर में इसका क्या होगा, अंडर स्टेटेड होगा, और प्रीवियस ईयर में ओवर स्टेटेड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं।
कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फॉर क्यू कंपनी 15-16, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड टोटल सेल, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ गुड्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। ओके, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो जो अवेलेबल फॉर सेल है ना हमारे पास, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट बोलता है 1 लाख है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक चीज़ समझना है कि अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल की हमारे पास अगर कॉस्ट है तो हमें एक COGS निकालना है। अगर हमारे पास COGS अवेलेबल हो जाए तो हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे, इस 1 लाख में से, और हमारे पास वैल्यूएशन आ जाएगी। ओके, तो COGS कैसे निकलता है? इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो COGS का होता है ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर COGS। लेकिन ये चीज़ जब दी होंगी, ये चीज़ें जब दी होंगी तभी तो इससे निकाल पाओगे। अगर ये दी ही नहीं होंगी, देखिए इस क्वेश्चन में जैसे दिया ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसका सेकंड वे होता है सेल से निकालने का। कैसे? जैसे अगर हमारे पास टोटल सेल है, ठीक है ना, टोटल सेल है, जैसे इस क्वेश्चन में कितना है 80,000। अगर इसमें से हम लोग अपना जो मार्जिन है ना, जो मार्जिन है जो कि कितना है 25%, अगर ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? COGS ही निकल के आएगा। इसका अगर हम लोग 25% निकालेंगे तो आएगा वो 20,000, आप निकाल सकते हो। एंड COGS निकल के आएगा 60,000। और अब हम लोग अगर वैल्यूएशन की बात करें स्टॉक की तो वो हो जाएगा 1 लाख माइनस 60,000 यानी कि 40,000 यानी कि इसका आंसर नंबर हो जाएगा C। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 5th नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। 6 देखते हैं, कहता है कि इफ़ द प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ द कॉस्ट देन इट इज़। वाह, मतलब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर तरीके से किया जाए, देखिए इसको मैं आपको करने का एक तरीका बताता हूँ। 25% का मतलब क्या? 25% का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 25/100 यानी कि 1/4। 25% का मतलब हम लोग कह सकते हैं 1/4। जब भी ऐसी इक्वेशन आए तो वो कहता है कि प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट जो है ना वो 1/4 है किसका? कॉस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉस्ट का, तो ये कॉस्ट हम लोग यहाँ लाएंगे डिवाइडेड में, तो ये हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितना है? 1 रुपये, कॉस्ट कितनी है? 4 रुपये। अब मैं आपसे कहूँ कि ये प्रॉफिट बताओ सेल पे कितना होगा, ये जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो सेल पे कितना होगा? तो देखिए सेल अगर मैं आपसे कहूँ निकालिए तो कैसे निकालेंगे आप? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट सेल आ जाएगी, यानी कि 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, और प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट तो था 1, यानी कि 1 कितना है सेल का? सेल कितना है? 5। तो अगर हम ऑन सेल चेक करें तो वो कितना हो जाएगा? 1/5। 1/5 × 100 कर दोगे आप अगर, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। इसका आंसर हो जाएगा 20% ऑन सेल। अगर ऑन कॉस्ट दिया है तो ऑन सेल निकालना सिंपल है, और ऑन सेल दिया है तो ऑन कॉस्ट निकालना सिंपल है। इसी तरीके से निकालेंगे जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गुड्स हमने परचेज़ किया है 1 लाख का, एंड जिसमें से सेल थी 90,000 एंड मार्जिन ऑन कॉस्ट, देखिए यही आ गया, अभी कॉस्ट के बारे में पूछ रहा है और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास गुड्स जो हमने परचेज़ किया है उसकी कॉस्ट दे रखी है 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे सेल्स मार्जिन। अभी मार्जिन चेक करो ज़रा, अभी ये कह रहा है ना कि जो मार्जिन है वो 20% काहे पे है? कॉस्ट पे है। भैया अगर कॉस्ट पे है और हमें दे रखी है सेल, क्या दे रखी है? सेल, तो हमें उस सेल में से वो उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, यानी कि मार्जिन माइनस करना पड़ेगा। लेकिन मार्जिन तो ऑन कॉस्ट है, तो ऑन सेल कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया था। 20% का मतलब 1/5। अगर प्रॉफिट 1 है
तो यहाँ पे सेल कितनी है, सॉरी सेल नहीं, कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 5, तो सेल कितनी हो जाएगी 5 और 1 6, 1/6, यानी कि ऑन सेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/6, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो 1 होगा और जो सेल होगी वो 6 होगी। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि इसको, इसमें सेल कितनी दी है 90,000, अगर 90,000 दी है तो उसका हमने क्या निकालना है 1/6 निकालना है, 1/6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 3 त्रिक्का 9 और 15,000, कितना हो जाएगा 15,000। अभी ये जो 15,000 आया ना, ये सेल ऑन कॉस्ट आई है ना, मतलब कॉस्ट ऑन सेल आई है, तो इसका जो 15,000 है, जो 15,000 है ना, तो यहाँ पे हमने सेल जो थी इसमें से हम मार्जिन माइनस करेंगे इसका 15,000, तो ये कितना आ जाएगा 75,000, और जब 75,000 हम इसमें से 1 लाख में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूएशन आ जाएगी किसकी, हमारे स्टॉक की, जो कि कितनी हो जाएगी 1 लाख माइनस 75,000 दैट इज़ 25,000। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी इज़ फॉलोइंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, फॉर वैल्यूइंग इट्स इन्वेंट्री और द डिटेल ऑफ इट्स परचेज एंड इशू ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए जैसे जैसे इशू करेंगे, जैसे जैसे परचेज करेंगे, साथ साथ ही हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो निकलती जाएगी। ठीक है, वीक एज फॉलोज, 1 तारीख को 1/12 को उसने जो इन्वेंट्री थी 50 यूनिट्स उसके पास अवेलेबल थी एंड 2200 उसकी वैल्यू थी। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो है वो रिसीट का कॉलम है, ये जो कॉलम है वो इशू का कॉलम है, और ये जो कॉलम है वो बैलेंस का कॉलम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके पास 50 यूनिट थे 2200 के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 तारीख को देखिए उसने परचेज करे 100 यूनिट्स 47 के हिसाब से, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो 4700 हो जाएगी, और यहाँ पे जो बैलेंस होगा ना वो हो जाएगा 150, और 47 देखिए 7 2 9 और 4 2 6, 6900 टोटल वैल्यू हो जाएगी। अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। आगे वो कहता है कि 4 तारीख को हमने 50 यूनिट इशू करे हैं। देखिए 50 यूनिट हमने इशू करे हैं 4 तारीख को, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, अभी ये जो कॉस्ट होगी उसी कॉस्ट पे हम लोग तो इस कॉस्ट को निकालेंगे, तो 15 चौको 60 और 15 छिक्का 90 यानी कि 46। यहाँ पे जो कॉस्ट होगी वो 46 पर यूनिट होगी, और 46 पर यूनिट के हिसाब से ही हम लोग निकाल देंगे, इशू कर देंगे, तो 5 चौको 20 और 6 पंचे 30 यानी कि 2300 रुपये का माल यहाँ से निकल जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे, वो कहता है कि 5 तारीख को परचेस करें हैं हमने 200 यूनिट। ठीक है, 5 को 200 यूनिट हमने और परचेस कर लिए हैं, जिसकी वैल्यू नहीं रेट दिया है 48, और 48 दूनी 96, 9600 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे अगर चेक करें, देखिए यहाँ पे 50 गए थे, 150 में से 50 जाएंगे यानी कि 100 वैल्यू बचेगी 46 के हिसाब से ही, तो ये 4600 हो जाएगा। और जो 100 यूनिट ये और 300 हो जाएंगे टोटल यूनिट, और जो 300 टोटल यूनिट हो जाएंगे, और इनकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4600 प्लस 9600, यानी कि 6 दूनी 12 और 9 और 4 13 और 1 14, 14200। यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 14200। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए 14200, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो यूनिट है यहाँ पे ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 47.33, डिवाइड कर देना 14200 अपॉन 300, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9, और 9 द कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू, देखिए 9 कहता है कि द कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है कॉस्ट ऑफ सेल, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, सॉरी परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नहीं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यस। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना वो होता है सी, इसका आंसर हो जाएगा, और ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको ना आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हो। देखो ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, सॉरी ये जो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना,
इसमें आप देख सकते हो कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है यहाँ पे परचेज होती है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पे आपकी सेल होती है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है और यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 चीज़ों से, इन 4 चीज़ों से तो आपका COGS निकल के आता है। ठीक है ना। अगर ये 4 चीज़ें नहीं दी हों तो इससे और इससे भी COGS निकल के आता है। ठीक है ना, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर दिया है तो सेल में से वो माइनस कर देंगे तो भी COGS निकल के आएगा, और अगर इन तीनों चीज़ों को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे तो भी आपका यही आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेंट्री इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखिए ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड, ये हो गया असेट साइड। तो असेट साइड में जो आपकी देखिए एक होती है करंट असेट, एक होती है फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट। जो करंट असेट के अंदर आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो जो असेट साइड में करंट असेट के अंदर में जो क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा B। 10th का आंसर नंबर हो जाएगा B, 10वीं का। नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डू नॉट परमिट फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। एक्चुअली में जो आपका C वाला है इसका यही एक आंसर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लीफो को मतलब हम कहें कि परमिट नहीं करता है कि आप ये इन्वेंट्री फॉलो करें। इन एक्सेप्शन केस वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ अभी मत समझेंगे हम लोग, यही देखते हैं बस। इसका आंसर जो है ना वो है C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इन्वेंट्री कॉस्टिंग फार्मूला कैलकुलेट्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कंसिडरिंग दैट मोस्ट रिसेंटली परचेज हैज़ नॉट बीन सोल्ड। यस, ये क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि जैसे मैंने सपोज़ कीजिए 20 यूनिट्स परचेज़ करे 1 तारीख को, फिर 5 तारीख को 100 यूनिट्स, और फिर 6 तारीख को मैंने निकाल दिए हैं 20 यूनिट्स, और 7 तारीख को फिर 200 यूनिट्स, 8 तारीख को मैंने सॉरी 100 यूनिट्स। ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ आपको, इसका आंसर जो होगा ना वो FIFO होगा। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहा है कि जो मोस्ट रिसेंटली परचेज हैड नॉट बीन सोल्ड, जो मोस्ट रिसेंटली परचेज है इसमें वो कौन सा है, वो है 200, जो कि 7 तारीख को हमने 200 यूनिट परचेज किए थे, वो मोस्ट रिसेंटली परचेज है। तो वो ये कह रहा है कि उसको हम नहीं बेचेंगे। यस, FIFO मेथड में हम लोग एक्चुअली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले आएगा उसे बेचेंगे, तो इसे बेच देंगे, इसे बेच देंगे। तो जब ये 20 बिका होगा ना, सबसे पहले ये बिका होगा, फिर ये जो 100 बिकेगा वो इसमें से नहीं बिकेगा, वो 5 तारीख का जो माल रखा था उसमें से बिकेगा। यानी कि जो अभी जो हमारे पास बैलेंस होगा ना वो ये 7 तारीख वाला होगा, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वैल्यूइंग इन्वेंट्री एट देखते हैं, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। अच्छा, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसकी बेस, जो अकाउंटिंग का बेस होते हैं, वो ये पूछ रहा है कि जो हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू या फिर कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी लेस होता है हम स्टॉक की वैल्यू उस पर करते हैं। ये तो सही बात है, लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर रहता है। हमें क्या रहता है? डर रहता है कि भाई हम अगर ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा पे कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखने लगेगा, और अगर वो प्रॉफिट नहीं हम रिकवर कर पाए या हम नहीं गेन कर पाए, इस वजह से जो भी लेस होता है ना, वो स्टॉक की वैल्यू कहलाती। इसलिए इसका, इस क्वेश्चन का 13 का जो आंसर होगा वो होगा बी मतलब कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब वही पुरानी ख्याल वाले। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसके बाद हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अंडर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, इन्फ्लेशन, ये तो आपको पता ही है ना। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। विच मेथड विल शो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ओके, इसका आंसर होना चाहिए A मेरे हिसाब से, FIFO। क्यों? समझते हैं, इस वाले क्वेश्चन में समझ लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे जो हमारे 20 यूनिट हमने सबसे पहले परचेज़ किए थे, सपोज़ उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 40, ठीक है, 40 पर यूनिट। तो अगर महंगाई बढ़ रही है
तो जो 5 तारीख को परचेज़ किया है उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। और फिर जो 200 यूनिट करे हैं सपोज़ उसकी हो गई 60, और जो 800 को जो हमने निकाला है वो सपोज़ निकाला है 70 में, या फिर भी 60 भी मान लेते हैं। तो हमारे पास इस केस में जो स्टॉक बचेगा, अच्छा एक्चुअली हम लोग जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि हमने ये जो माल ख़रीदा था वो पहले निकाल दिया, ये वाला माल तो अभी निकाला ही नहीं ना हमने। तो हमारे पास इस स्टॉक की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो तो 60 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो फीफो मेथड में ये होता है कि हमारे पास जो स्टॉक रहता है, यानी कि जो मेंटेन रहता है, उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा रहती है ना, वो उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे हम लोग उसे रखते हैं अपने पास में। इसलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा 14 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, लास्ट आज की सीरीज़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट कंसिडर हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, मैंने जब आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक जो वो बताया था मैंने जी, मैं इस फ्लो चार्ट की बात कर रहा था, एक्चुअली वही निकाल रहा था। तो देखिए, ये इस वाले क्वेश्चन में कहता है कि इसमें से हिस्टोरिकल कॉस्ट इन्वेंट्री कौन सा नहीं है। तो फीफो है, वेटेड है, बट रिटेल प्राइस मेथड नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कौन कौन से होते हैं, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 15th का वो हो जाएगा सी। थैंक यू फॉर द वीडियो, वॉचिंग माई वीडियोज़। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।